हाय गाइस, मेरा नाम है आनंद प्रताप सिंह और हम यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए आए हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री। ये डीएलएड के 4th सेमेस्टर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत इजी वे में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे और समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहली बात है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति नाम से ही पता चलता है कि त्रिकोण मतलब 3 कोण, मिति मतलब मापना, 3 कोणों का मापन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहली बात ये कहाँ पे त्रिकोणमिति हम लगाएंगे, कहाँ पे त्रिकोणमिति का यूज है उसके बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति वहीं लगाते हैं जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी एक जो त्रिभुज होता है त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री नहीं है तो हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है, हम नाम रख देते हैं ABC। एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। याद रखिएगा दोस्तों, जो एंगल B है जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा होती है कर्ण। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। वो कर्ण होती है, कर्ण होती है। अब सपोज दैट बाकी जो 2 एंगल बचे हुए उनमें से किसी एक एंगल को मैं यहाँ फोकस करता हूँ। तो अगर मैं एंगल A ले रहा हूँ तो एंगल A के अकॉर्डिंग जो सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा वो क्या होगी? वो होगी लंब। क्या होगी? लंब होगी। जो जिस पे वो एंगल बना हुआ होगा वो एंगल क्या, वो क्या साइड होगी? वो होगी आधार। वो क्या होगी? आधार होगी। इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने 6 रिलेशंस रखे हैं ये क्या चीज़ें हैं। ये 6 रिलेशन जो हैं ये त्रिभुज के 3 भुजाओं का 3 एंगल के साथ रिलेशन दिखाता है। आइए एक एक करके सारे रिलेशंस को यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि ये कैसे आए। सबसे पहली बात है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो मैंने लंब कर्ण और आधार कर्ण ये सब लिखे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है। इनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इनका जो डेरिवेशन है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। बस आपको ये याद कराने की जरूर कोशिश करूँगा कि उसको कितनी आसानी से याद किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये हम देखना चाहेंगे कि ये कैसे इसको हम लिखेंगे। सपोज दैट एंगल A के लिए देख लेते हैं। तो अगर एंगल साइन A है, अगर मैं उसको लिखता हूं तो किस तरीके से मैं लिखूंगा? एंगल साइन A में यहाँ पे आपने देख पा रहे होंगे लंब अपान कर्ण है, लंब अपान कर्ण है। तो लंब क्या है? लंब है, लंब क्या है देख पा रहे होंगे आप? BC। लंब है BC, तो यहाँ पे BC लिख देंगे। कर्ण क्या है? तो कर्ण क्या है यहाँ इस एंगल के लिए? कर्ण ये है, क्या है? AC। तो ये AC लिख देंगे। फिर दूसरे में आ जाते हैं cos थीटा। cos थीटा का क्या है? आधार अपान कर्ण है। क्या है? आधार अपान कर्ण है। आधार क्या है? आधार क्या है? AB रिप्लेस कर देंगे। और कर्ण क्या है? तो कर्ण आप देख पा रहे होंगे AC है तो AC लिख देंगे। सेम tan थीटा के लिए आप देखिए, tan थीटा के लिए क्या लिखा है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? यहाँ पे लंब है यहाँ पे BC। आधार क्या है? आधार है AB। फिर क्या है? कर्ण क्या है? AC। लंब क्या है? तो लंब आप देख पा रहे होंगे BC। कर्ण क्या है? कर्ण है AC। आधार क्या है? AB। cot थीटा आधार क्या है? BA या AB। लंब क्या है? तो है BC। आप बहुत ही इजी वे में इस चीज को लिख सकते हैं, मैंने भी यहाँ पे लिख दिया है। अब एक चीज और देख लेते हैं। ये तो मैंने बात की एंगल A की। अगर एंगल A की जगह पे अगर एंगल चेंज कर देते हैं, अब एंगल C पे फोकस करते हैं कि एंगल C अगर हम लेते हैं तब क्या ये सेम ऐसे ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है। इस एंगल को एंगल C है तो अब मैंने बोला था जो भी एंगल जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। यानी क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा, यानी कर्ण होगा, यानी K होगा। जो एंगल हमने C लिया है तो उसके सामने वाला लंब होगा। मैंने बोला था जो बाकी जो रिमेनिंग एंगल होता है उसके सामने वाला ही जो एंगल होता है वो लंब होता है, और जिस एंगल जिस पे बना हुआ होता है वो क्या होता है? वो उसका आधार होता है, यानी A होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यह चीज़ यहाँ पे सीखी। अब इसका मैं इसको लिखता हूँ, अगर मैं इसको एंगल C को लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ साइन C इज इक्वल टू वाट? तो साइन C इज इक्वल टू लंब
लंब क्या है, चूंकि L अपान के होता है, मैं वहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो लंब अपान कर्ण होता है। अब यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। लंब क्या दिया है, लंब क्या है, AB है। क्या है, AB। कर्ण क्या है, कर्ण है AC। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लंब क्या है, AB, और यहाँ पे लंब क्या है, BC, यानी कि लंब इसमें चेंज हो गया है। यहाँ पे जो लंब था वो आधार हो गया है, जो आधार है वो लंब हो गया है। आप देख पा रहे होंगे। तो ये इसलिए चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है आपने एंगल को क्या हुआ, चेंज कर दिया। एंगल की पोजीशन चेंज करेंगे तो लंब और आधार क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब बन जाएगा। लेकिन कर्ण का एंगल नहीं चेंज होगा, क्योंकि एंगल नहीं चेंज हुआ इसलिए कर्ण भी नहीं चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब आपने ये सब चीज़ें यहाँ पे सीखी, लेकिन आप इस चीज़ों को बहुत इजीली वे में याद भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। उस ट्रिक का यूज करके आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा और बहुत इजीली वे में आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको कैसे इजी वे में याद कर लेते हैं। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा और काफ़ी लोग बहुत इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारी कोशिश होगी आपको याद कराने की और आप बहुत आसानी से याद कर लें। चलिए देखते हैं। आपने देखिए यहाँ पे मैंने लिखा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे जो आप लंब और कर्ण देख पा रहे होंगे, तो ये मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा था लंब बटे कर्ण। ये किसके लिए है, साइन थीटा के लिए। ये किसके लिए है, साइन थीटा के लिए। तो सीधे ये साइन थीटा के लिए हो गया, कुछ नया नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आधार बटे कर्ण है। आधार बटे कर्ण ढूंढो, उसमें आधार बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण आराम से मिल गया, यानी ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा है। फिर क्या है, tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार, मिल गया। ये क्या हो गया, tan थीटा। यानी साइन थीटा का अगर आपको लिखना है तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा को लिखना है तो आधार बटे कर्ण, और tan थीटा को लिखना है तो लंब बटे आधार। ठीक, वैसे एक बार बाकी के नीचे हैं तीन, उनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे गौर करते हैं दूसरे से डायग्राम में। लाल बटे कक्का, अभी मैंने अप साइड से देखा था, अब मैं डाउन साइड से देखूंगा और इसको देखने की कोशिश करेंगे। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी आप इस डायरेक्शन में देखना है। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या था, कॉसेक थीटा था। इट मीन्स ये क्या है, कॉसेक थीटा है। फिर क्या है, सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये क्या है, सेक थीटा है। फिर क्या है, कॉट थीटा, क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हो गया कॉट थीटा। तो ये बस छोटी सी ट्रिक थी जिसके तरीके से आप याद कर सकते हो कि अगर लंब बटे कर्ण है तो साइन थीटा, कॉस थीटा है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, tan थीटा। अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइन कॉस tan हो जाएगा, और नीचे से अगर ऊपर देते हैं तो कॉसेक से कॉट थीटा हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज ABC, जिसमें त्रिभुज B जो है वो 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं कर्ण। मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, कर्ण बोलते हैं। बाकी जो दो साइडें हैं उनमें से कोई भी लंब और कोई भी आधार हो सकती है। यहाँ पर मैं इसको आधार ले रहा हूँ और इसको लंब। आप चाहे तो इसको भी आप लंब ले सकते हैं और इसको भी आधार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होती है। ओके दोस्तों, सपोज दैट अगर लंब यहाँ पे गिवन है 4 और आधार की वैल्यू अगर गिवन है 3 और आपसे पूछा जाए कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो कैसे आएगा, आप सिंपल सा इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। लंब है 4 तो 4 का स्क्वायर, आधार है 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 25 हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, √25, यानी कर्ण इज इक्वल टू 5। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लिए। कर्ण की वैल्यू क्या है, 5। बहुत आसान है। जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं तो अब आप त्रिभुज की तीनों साइड की भुजाएं पता चल गई, तो आप कोई भी एंगल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे एंगल साइन C निकालता हूँ। साइन C निकालिए, यहाँ साइन C
आपको पता है साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैं ऑलरेडी आपको लाल बटे कक्का बता चुका हूँ, उसका यूज़ करके आपने लंब बटे कर्ण लिख दिया। अब साइन सी कहाँ है, तो सी कौन सा एंगल है, ये एंगल है। मैंने बताया जो भी एंगल निकालते हैं उस एंगल का सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब का काम करती है। तो यहाँ पे लंब है ये, क्योंकि एंगल सी के सामने वाला होगा लंब, तो लंब क्या है 4, तो वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे 4, फिर अपॉन लगाएंगे, फिर कर्ण, कर्ण क्या है, तो कर्ण की वैल्यू है 5, तो जो वैल्यू है वहाँ पे रख देंगे 4/5। आप बहुत ही आसानी से कोई भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं साइन ए की वैल्यू निकालता हूँ, सिंपल सी बात है, लंब बटे कर्ण ही होगा। अब साइन ए की बात कर रहे हैं, तो साइन ए ये है, तो इस जो भी एंगल है उस एंगल की जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, अब यही आधार अब लंब हो जाएगा, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कर्ण सेम रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण 5 ही रहेगा। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे आप आसानी से इजिली वे में सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ट्रिपलेट लिखा है। ट्रिपलेट का यूज़ क्या है, इस तरीके से इसका यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से बिना इस फार्मूले के यूज़ किए हुए आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी 2 साइड्स आपको दिख रही है उसमें से, तो तीसरी साइड अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे जो त्रिभुज ABC लिया है, इसमें ये 3 साइड्स हैं, तो यही 3 साइड्स यहाँ पे ट्रिपलेट में भी हैं, 3 साइड्स हैं। अब इन साइड्स में सबसे बड़ी साइड आप देख पा रहे होंगे, ये जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगा, कर्ण का काम करेगी। क्या काम करेगा, कर्ण का काम करेगी। आप देख पा रहे होंगे ये भी यहाँ पे 5, 12, 13 आप देख पा रहे होंगे ट्रिपलेट, इसमें 13 है, 7, 24 और 25 है। ये आप जो बेसिकली आप देख पा रहे हैं ट्रिपलेट, ये बहुत ही आसानी तरीके से अगर आप इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आसपास यही जो ट्रिपलेट है यही आती हैं, इसलिए इनको याद करने से आपके क्या होंगे, आप बहुत ही अपना समय बचा पाएंगे और बहुत ईजिली वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने एक वैल्यू रख रखी है, साइन सी इज इक्वल टू 12/13। साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब क्या है 12 है, लंब क्या है 12 है। तो लंब अगर मान लीजिए साइन सी ये है तो इसका लंब ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कर्ण क्या है 13, तो कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, जो कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 13। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, आपको बेस फाइंड आउट करना है या BC फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है, आपने जब देखा 12 और 13, जब आपको 2 नंबर मिले तो आप वो 2 नंबर आप ट्रिपलेट में ढूंढेंगे, क्योंकि वो 2 नंबर किस में है, तो आपको मिलेगा 12 और 13 में। तो जो बच गया रिमेनिंग वो क्या है 5, जो बचा हुआ पोर्शन है वही क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग साइड है वही हो जाएगी, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वही वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो आप इजी वे में आपने 5 निकाल दिया बिना फार्मूले के यूज़ किए हुए। आप देख सकते हैं, आप साइन सी है तो यहाँ पर साइन ए भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये एंगल है, इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा, लंब 5 हो जाएगा। कर्ण आपको पता है 13 हो जाएगा, तो कर्ण 13 ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसकी हेल्प से आप कोई भी ट्रिपलेट की यूज से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ले रहा हूँ, आप ले लीजिए 25, 7 और 24। 25 ले लेते हैं कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू कर्ण होगी, ये बात याद रखने वाली है। और जैसे ही आपने निकाल लिया तो आपको कोई दूसरी साइड आपकी इन दोनों में से कोई भी आप लंब और आधार ले सकते हैं। यहाँ मैंने लंब ले लिया, सपोज दैट ये 25, 24। अब बच गया ये BC फाइंड आउट करना है। BC फाइंड आउट करना है, आपको पता है, आप देखेंगे जब 25, 24, आप इस 25, 24 जब देखेंगे तो आप इस ट्रिपलेट में आपकी तुरंत आपको अगर आपको याद होगा तो आप इस ट्रिपलेट की हेल्प से आप बता पाएंगे जो रिमेनिंग साइड है वो क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यानी BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अगर आप ट्रिपलेट याद कर पाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं जो आपके DLED, टेट और सुपर के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल एट B, यानी एक समकोण त्रिभुज जिसका एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। और क्या दिया है, साइन C इज इक्वल टू 5/13। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos A प्लस sec C की। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं जिसका एंगल B क्या है 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये ABC एक त्रिभुज हो गया। अब आपको साइन C इज इक्वल टू 5/13 दी है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी जो आपको याद होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। मैंने इसमें आपको साइन कॉस टैन को किस तरीके से इजी वे में याद रख सकते हैं बताया था। आप लिखते हैं यहाँ पे लंब बटे कर्ण, ये क्या है साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे लंब बटे कर्ण, ये इसको इक्वल करेंगे। आपको पता चल गया लंब क्या है 5 है और कर्ण क्या है 13 है, लेकिन कब, जब एंगल C है।
तो एंगल सी ये है, एंगल ये है त्रिभुज ABC में एंगल सी, इसके सामने वाला क्या है, इसके सामने वाला होगा लंब, लंब क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और कर्ण क्या है 13, जो एंगल बी 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो होगा वही कर्ण होगा, वो है 13। अब फाइंड आउट करना है, आधार कह सकते हैं या इसको BC कह सकते हैं, यहाँ BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब आपको आपने निकाला ही है 5 है, 5 स्क्वायर, आपको आधार की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। 169 माइनस 25 इक्वल टू a स्क्वायर, 169 144 हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई 12, यानी आधार की वैल्यू यहाँ पे आ गई है आपके इजली वे में 12। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने आसानी से निकाल लिया है, तीनों साइड्स निकल गई हैं। अब आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे cos A गिवन है और प्लस sec C दी है। cos A मतलब एंगल A की अकॉर्डिंग क्या होगा, तो cos A। पहली बात तो आपने लाल बटे कर्ण के पास जाएंगे, आप देखेंगे मैंने आपको आधार बटे कर्ण बताया था cos के लिए, तो यहाँ पे cos A है, तो इसके लिए आधार बटे कर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये है कि cos A के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो कर्ण तो हमेशा रिमेन चेंज नहीं होता है, आधार लंब और आधार ही बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल A के अकॉर्डिंग, तो एंगल A के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल A के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, क्योंकि जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वही लंब होती है, और जो बच गया वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक वैसे ही sec C के लिए भी लिख लेंगे, sec C का क्या हो जाएगा sec C के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस लाल बटे कक्का के पास आएंगे तो sec C क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये उल्टा देखते हैं हम लोग, ये हो गया sec C, sec का हो गया, sec के हिसाब से क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे cos A का जो आधार और कर्ण क्या होगा वो एंगल A डिसाइड करेगा, तो एंगल A के हिसाब से आधार क्या हो जाएगा, तो cos A आधार ये लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। कर्ण क्या हो गया 13 है, 13 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, sec C, एंगल C देखेंगे, एंगल C के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, तो यहाँ हमें लंब नहीं चाहिए बल्कि हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण क्या है 13 ही रहेगा, और आधार चाहिए, तो एंगल C का लंब ये 5 है, तो बच गया कौन सा, ये क्या है आधार, तो 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, 13 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 × 12 लिख देते हैं। ठीक है, 5 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 5 × 12 हो जाएगा, प्लस 13 × 13 हो जाएगा, 5 × 12 16 हो जाएगा, प्लस 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, और 13 × 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको फर्दर ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 229/156, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कोई भी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं।